but all of these tools are very important whenever you do any kind of an problem solving or planning or anything. So उसमें से ये एक चार्ट है जिसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट. Gantt chart is typically considered as a project planning tool. It is also called as a milestone chart or an activity chart. तो ये Gantt chart basically होता क्या है? तो एक Gantt chart एक basically एक graphical representation है हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाने का. ओके, एंड एट द सेम टाइम कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाला हूं तो उसका एंड डेट क्या होगा और स्टार्ट डेट क्या होगा. देखिए, जब कभी भी हम प्रोजेक्ट बोलते हैं तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कम्स विद द प्रोजेक्ट, जैसे कि इट हैज अ डेफिनेट बिगिनिंग टाइम, इट हैज डेफिनेट एंड टाइम, it is to be done in a certain cost, it is to be done within a certain time period, it has to do certain series of activities within that particular time frame. जब कभी भी हम ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट वन टास्क. लाइक जैसे कि मैं शायद मेरा कोई ऑपरेटर मशीन पे लोड कर रहा है और अनलोड कर रहा है, खाली उतनी एक्टिविटी इसमें नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम डिजाइन टू परचेज टू पायलट डिजाइनिंग, प्रोसेस अप्रूवल एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ प्रोबेबली कम इनटू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. वैसे ही जैसे कि कोई हमारी इसमें सेशन में भी कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज है, so for them it is also very essentially they are making some kind of an customized equipment for the client. so वो कब जाना चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए. so ये Gantt chart basically act as an very primary tool that one need to have before starting any kind of an project. So when to use Gantt chart? Basically scheduling and monitoring of tasks within a project, communicating plans and the status of the project, and then steps for the project process, their sequence and their duration are known. ये जो दूसरा वाला point है, it is very important, which is related to the communicating plans or the status of the project. बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार ऑर्डर जाने के बाद कस्टमर इज ऑलवेज इन द ब्लैंक कि कब क्या स्टेटस है मेरे प्रोजेक्ट का, and he just expects whatever is basically committed on the PO date. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि इन अ प्रोजेक्ट इंडस्ट्री ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 2-3 महीने का होता है या फिर 3-4 महीने का होता है. मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल कम्स इन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमने कमिटमेंट डेट दी हुई है वो शायद हो नहीं पाए. सो क्या स्टेटस है, ये अर्ली हमको कम्युनिकेट करना क्लाइंट को बहुत जरूरी है कि ठीक है 4 महीने के बाद मेरा डिलीवरी है, लेकिन आज 1 महीना हो गया है, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ. So this Gantt chart plays a very critical role in that particular stuff when it comes to communicating back to the customer that what is the status of the project. Not only to the customer, all the stakeholders which are basically involved in that particular project. तो थोड़ा सा अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ये Gantt chart प्लॉट कैसे करते हैं. सो Gantt chart के लिए एक आई विल से कि प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि हमारा फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज मैं करने जा रहा हूँ और वो एक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है, राइट. सो सबसे पहले टास्क हम करने वाले हैं कि कौन से टास्क हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है. अब ये टास्क कैसे हो सकते हैं, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई कस्टमाइज मशीन बनाने की. मैं नहीं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो मुझे याद है कि हमने एक क्लस्टर में एक प्रोजेक्ट लिया था कि Gantt चार्ट हमने प्लॉट करने की कोशिश की थी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो जब हम टास्क लिस्ट डाउन करने लगे, सो देयर केम टू बी अराउंड 25-30 एक्टिविटीज विद इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो ये 25-30 एक्टिविटीज जो आइडेंटिफाई हुई, वो कैसे होना चाहिए, उसका फ्लो कैसे होना चाहिए, उसमें कोई एक्टिविटीज है क्या जो हम पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सब एक्टिविटी ऐसे है कि एक होने के बाद ही दूसरा करना चाहिए. सो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जब हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि सब एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करते हैं, तो बहुत से एक्टिविटीज ऐसे हमको पता चलते हैं कि ये पैरेलल भी हो सकती है. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्टन अदर एक्टिविटीज टू गेट कंप्लीट. वेल, ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती है कि जो हाँ पहले करना जरूरी होता है, तभी जाके आगे वाले एक्टिविटीज हो सकते हैं. When it comes to the task related to say project, other project I'll say कि वहाँ परचेस है तो लॉन्ग लीड आइटम्स होते हैं, शॉर्ट लीड आइटम्स होते हैं. सो बहुत सारा डिपेंड करता है कि वो परचेस कैसे होने वाला है. सो कौन सा आइटम कब आने वाला है और उसका असेंबली या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है.
जैसे कि लॉन्ग लीड आइटम प्रोबेबली 1-2 महीने के बाद आएगा, तो मैं पूरा प्रोजेक्ट मेरा 1-2 महीने के बाद स्टार्ट करूं, या फिर कुछ शॉर्ट लीड आइटम्स है जिससे मैं कुछ काम चालू कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से आगे जाके मुझे डिले ना हो। सो ये सब एक्टिविटीज बेसिकली मुझे लिखना है, मुझे फ्लो चार्ट उसका बनाना है, उसका सीक्वेंसिंग बनाना है, और हर एक एक्टिविटी के लिए प्लान करते समय मुझे अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स एक्टिविटी है तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि लॉन्ग लीड आइटम है, तो लॉन्ग लीड आइटम है तो कितने दिनों में आएगा, तो प्रोबेबली 1 महीने में आएगा या फिर 6 वीक्स में आएगा, वेर शॉर्ट लीड आइटम में कम विद इन अ वीक और समथिंग लाइक दैट। सो हर एक एक्टिविटी का इसमें डिजाइन भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि डिजाइन होने के बाद आई विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर द परचेस एंड अदर स्टफ। सो डिजाइन कब जाके रिलीज करने वाला है, डिजाइन कस्टमर से कब अप्रूवल लेने वाला है। सो यूर अंडरस्टैंडिंग देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट। सो ये हर एक चीज को बेसिकली मुझे सिक्वेंशियली लिखना है, उसका अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन या फिर टारगेट जिसको हम बोलेंगे वो मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट किसी डेफिनेट बिगिनिंग पे स्टार्ट करना है और डेफिनेट टाइम पे एंड करना है। सो आई नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एन टारगेट कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कितने दिनों में या फिर कितने आवर्स में या फिर कितने वीक्स में कंप्लीट होने वाली। सो ये ऑल जो एक्टिविटीज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं गैंट चार्ट के लेफ्ट में लिखने वाला हूँ, और राइट साइड में मैं एक्चुअली एक बार ग्राफ निकालने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल, जिसमें मेरा एक्स एक्सिस पे टाइमलाइन होगा और उस टाइमलाइन के अगेंस्ट उस बार में मुझे दिखेगा कि कितना टाइम और कितने टाइम में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, राइट। सो हाउ इट विल लुक लाइक, आई जस्ट कीप दिस थ्योरी जो मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, मुझे क्या करना है, ऑल द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे लिखना है वन आफ्टर द अनदर, जो मुझे पता चल रहा है इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। जनरली ये सिक्वेंशियल एक्टिविटीज हम लिखते हैं जनरली। सो दिखने में वो ऐसे लगता है कि एक होने के बाद एक एक्टिविटी चालू हो रही, नॉट नेसेसरी कि ये ऑल सिक्वेंशियल एक्टिविटी है। ऐसे भी हो सकता है कि ये दो पहले सीरीज एक्टिविटी है, मतलब ब्रॉड प्लान डेवलप होने के बाद, प्रेजेंटेशन होने के बाद ही मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा, ट्रेन टीम करूंगा, लेकिन मीनवाइल ये हो रहा है तो मैं डिटेल प्लान पैरेलली भी स्टार्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। सो इसके लिए मैं जैसे कि मैंने बताया कि हर एक एक्टिविटीज के लिए कितने दिन रिक्वायर्ड है, इसका स्टार्ट डेट क्या है और इसका परसेंटेज कंप्लीशन क्या है। तो गैंट चार्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बार डेवलप करके छोड़ दिया ऐसे नहीं करने का है। मतलब प्रोजेक्ट आया है तो मैंने गैंट चार्ट बनाया और कस्टमर को सबमिट किया और बता दिया कि ऐसे ऐसे हम एक्टिविटीज करने वाले हैं। बहुत बार गैंट चार्ट यहीं पे आके रुकता है, बट रिमेंबर गैंट चार्ट इज अ वेरी गुड मॉनिटरिंग टूल ऑल्सो। कि जो मैंने, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि कंडक्ट प्रिलिमिनरी रिसर्च में 14 दिन में करने वाला हूँ, और 7 तारीख को वो एक्टिविटीज चालू होने वाली है। लेकिन जब मैं 7 तारीख को बैठा हूँ तो 7 तारीख को सच में एक्टिविटी चालू हुई क्या, अगर नहीं हुई तो आगे जाके मैं ये पुल कैसे करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा एंड डेट मैच होने वाला है। सो जैसे जैसे एक्टिविटीज कंप्लीट होती जा रही है मुझे यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन लिखते जाना है। जैसे कि ब्रॉड प्लान हो गया है सो इट इज 100% कंप्लीट, आइडेंटिफाई टीम हो गया 100% कंप्लीट, ऑल दोज एक्टिविटी, आइडेंटिफाई की प्रैक्टिसेस हो गए 100% कंप्लीट। सो प्रोबेबली आई एम एट दिस स्टेज नाउ कि कलेक्ट पब्लिक डेटा, और वो होने के बाद शायद मैं एनालाइज पब्लिक डेटा पे जाऊंगा, या फिर पैरेलली स्टार्ट भी हो चुका है लेकिन 30% ही काम हुआ है। सो ये मुझे परसेंटेज कंप्लीशन लिखना बहुत जरूरी है। ये होने के बाद बेसिकली इनिशियली जब मैं गैंट चार्ट प्लॉट करूंगा तो परसेंटेज कंप्लीशन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज नथिंग हैज बीन स्टार्टेड, ओनली द प्लान हैज बीन बेसिकली केम इनटू द प्लेस। So this is how typically a Gantt chart will look like, जहाँ पे all those activities which I mentioned on this side will appear over here. With all the beginning date, ये जो है ये मेरे bar charts आने वाले हैं। Now what is the length of this basically bar chart? The length of this bar chart basically represent number of days required to complete that particular activity. जैसे कि आप देखोगे कि प्रेजेंट टू प्लान काउंसिल ओनली 2 days वर्क है, या फिर एज कंपेयर टू डेवलप ब्रॉड प्लान विच इज बेसिकली 14 days वर्क। सो जो लेंथ है वो मेरा डेज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने कलर कोड यूज किया है। कलर कोड किसके लिए होगा सोचिए, कलर कोड है बेसिकली जब एक्टिविटी पूरा हो रहा है तो मैं उसको ग्रीन दिखा रहा हूँ,
एक्टिविटी कुछ बाकी है तो मैं उसको रेड दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आइडेंटिफाइंग बेंचमार्क प्रोबेबली 30% ही कंप्लीट हुआ है, 70% बाकी है। Correct? So all of this activity will be appear like a sequence of activities, and that's why it is basically called as an Gantt chart. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एक्टिविटीज होती है वो पैरेलली भी स्टार्ट हो सकती है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है इसमें, कंडक्ट प्रिलिमिनरी रिसर्च और आइडेंटिफाई बेंचमार्क, दिस एक्टिविटीज हैज बीन स्टार्टेड पैरेलली। ये सीक्वेंशियल एक्टिविटी नहीं है। whereas some activities are compulsory series activity, जैसे कि ये एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हो सकती unless and until this activity has been completed. So generally दो बार ये जब सबसे पहले बार जब हम गैंट चार्ट निकालते हैं then it will completely look like a red or any color which you basically select, जिसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है। और जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाता है ये ग्रीन कलर मेरा बढ़ते जाता है ना। सपोज कि 1 महीना होने के बाद, 15 दिन होने के बाद मेरा रिव्यू मीटिंग चल रहा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल चल रहा है पीपीसी में, मैं बैठा हुआ हूँ, प्रोजेक्ट देख रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ये एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो नहीं रहा एज पर द टारगेट डेट। सो आई नीड टू चेक कि आगे ऐसे कौन सा एक्टिविटी है क्या कि जिसको मैं क्रंच कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो डेडलाइन है वो मीट होगा। और वो भी अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू गो बैक टू द कस्टमर, टेल हिम द रियल प्रॉब्लम एट दिस स्टेज, सो दैट ही विल ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम हिज एंगल कि ये जो आने वाला था शायद 9 तारीख को वो नहीं आने वाला है, प्रोबेबली इट विल गेट डिलेड बाय 15 days. So this communication I was talking is very important, and that has to be done on the basis of the Gantt chart. Now there are various softwares available, जैसे कि Microsoft Office में बहुत अच्छी तरीके से ये Gantt chart you can plot. Similarly, not necessary it's always required to have some dedicated software. You can always do it with respect to simple Excel also. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने एक उसी बार चार्ट पे नहीं लिखा कि कितना मेरा परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, वहां पे उन्होंने प्लान वर्सेस एक्चुअल दिया है। सो ये मेरा प्लान था और ये उसी वीक में कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव मेंशन, कस्टमाइज फॉर देयर पर्टिकुलर यूसेज, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे वीक में कंट्रोल लिखा हुआ है कि मंथ के 4 वीक्स होते हैं, तो हर एक वीक में क्या क्या प्रोग्रेस होना चाहिए। So typically, जैसे कि मैंने बोला, this is not on a hourly basis, it is a more or less a project management tool which goes into the at least weeks or days. So इस केस में particularly 4 week every month consider किया है, 6 महीने का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, and that's why it is activities are basically mentioned like this. Plan versus actual, it starts with the design received and basically ends at the FAT, that is factory acceptance test at the particular whenever the customer ends. ऐसे हो रहा है कि कोई चीज यहाँ पे दिखाई दी जा रही है हमको कि कुछ एक्टिविटी प्लान थी फरवरी के 2nd वीक में, लेकिन वो नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई इट इज मार्क्ड एज अ रेड। और यहाँ पे रिमार्क भी लिखा है कि एबीसी मटेरियल और सम प्रॉब्लम हैज ऑकर्ड, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नॉट कंप्लीटेड। एज अ पीपीसी हेड, एज अ प्रोजेक्ट कंट्रोल, यू नीड टू सी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये वीक का डिले आ गया है, ये हम कैसे एब्सॉर्ब कर पाएंगे बाकी बचा हुआ टाइम में। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज कम्युनिकेट बैक टू द कस्टमर, और यू मे हैव सर्टेन अदर इनपुट फ्रॉम द कस्टमर कि जिससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक बार ये हो चुका है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, एब्सोल्युटली नहीं। इट इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मॉनिटरिंग टूल कि जैसे जैसे आगे जा रहा है अगर चेंजेस आ रहे हैं तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन द फर्दर एक्टिविटीज एज वेल। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो गैंट चार्ट ये एक जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टूल, वेरियस सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बहुत टॉप लेवल के एक्टिविटीज है, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डिजाइन रिसीव्ड, ऑर्डरिंग, रॉ मटेरियल, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे सब एक्टिविटीज होंगे जिसकी वजह से ये प्लान मेरा 1 वीक में कंप्लीट हो रहा है या फिर 2 वीक में कंप्लीट हो रहा है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अगर बहुत टॉप लेवल पे हम लिख रहे हैं तो आई नीड टू हैव बैकअप कि ये एक्टिविटी जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल, तो उसके अंदर क्या क्या सब एक्टिविटीज है, लेकिन ये सब एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ओनर विल टेक केयर ऑफ इट। जैसे कि
नाम में लिखा है ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल, सो प्रोबेबली परचेज डिपार्टमेंट माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो बहुत बार गैंट चार्ट में एक और कॉलम ऐड करते हैं और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, एंड इन दिस केस देयर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी फ्रॉम समवन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि ये बहुत बड़ा एक्टिविटी है ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल. If you want to complete that within a week or within a 2 weeks, it is essential that you need to drill down this particular broad level activity into the sub activities. तभी जाके ये कंफर्म हो पाएगा कि ये काम 1 वीक में या फिर 2 वीक में कंप्लीट होने वाले. इट इज पॉसिबल कि इसके लिए आप इसी में डबल क्लिक देके 6-7 एक्टिविटी और ऐड कर दीजिए, बट आई विल प्रेफर कि ये इससे गैंट चार्ट बहुत बड़ा होता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एनालाइज. What I will suggest कि यहाँ पे आप इसका लिंक दीजिए, open another small Gantt chart which is only focusing about ordering a raw material. अगर ये हम नहीं करते तो there is a lot of chances कि ये particular plan जो हमने किया है वो failure की तरफ जाएगा. ऐसे क्यों होगा? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, देयर आर n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड. मतलब परचेज डिपार्टमेंट या फिर डिजाइन डिपार्टमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली डिपार्टमेंट मे नॉट बी वर्किंग ओनली विद द वन प्रोजेक्ट. देयर आर n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. सो हर एक प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज है उसका अगर लिस्ट हमारे सामने हो तो ये ब्रॉड लेवल का प्लान अचीव होने में बहुत ज्यादा मदद होती है. इसी मेथोडोलॉजी से बेसिकली स्क्रम, अजाइल, कानबान बोर्ड से कुछ सॉफ्टवेयर्स है दैट आर बेसिकली अवेलेबल. अगेन देयर इज नो फैंसी थिंग, ओनली थिंग इज कि ये जो बड़ा एक्टिविटी इसको हम छोटे छोटे एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ वेरी टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव वी आर मेकिंग श्योर कि स्मॉल लेवल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइम में कंप्लीट करना है ये बेसिकली कंप्लीट हो पाता है. Right, so this is all about a Gantt chart. Again, I'll tell it is not just a planning tool; it is a planning and monitoring tool, and it is a very effective way of project planning and control. Dr. Sir, would you like to add something in Gantt chart? Yeah. Can you please bring your earlier slide? Yeah. Just couple of points. I think Onkar has explained quite well. Actually, this just again re-emphasizing on the point that अगर आपको चाहिए micro activity को detailing कीजिएगा by hyperlinking to the process owner activity, उसमें सारे micro activity will be there. Again, in terms of a micro activity Gantt chart, जो उन्होंने monitor कर सकते हैं अलग अलग से, यानी कि एक macro Gantt chart रहेगा for display of the entire project at a higher level, and there could be micro Gantt chart for the respective process owner for specific activities which are required to be monitored separately. और जहां जब भी आपका डिले होता है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डिले का जो एक्शन प्लान, डिले के लिए जो रीजन है और उसके रिलेटेड जो एक्शन प्लान है जिसको मॉनिटर करना जरूरी है, और उसके लिए एक अलग सा हाइपर लिंक कीजिएगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में मैक्रो प्लान के साथ जुड़े हुए डिले को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसको आप हाइपर लिंक कीजिएगा. जब भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्लान और एक्चुअल का, तो आपको जैसे ओंकार ने बोला है कि आपको क्रैश करना पड़ेगा एक्टिविटी को, और लेकिन एक पॉइंटर ओरिजिनल जो आपका एक्टिविटी का प्लान था उसको रिटेन कीजिएगा, और बाकी शेडेड एरिया से आप उसको नया प्लान जो है उसको दिखा सकते हैं. तो क्रैशिंग जरूरी होता है कभी कभी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना काफी डिफिकल्ट होता है. कलर कीजिएगा आपका क्रिटिकल एक्टिविटी को. व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ वही पाथ है जहां पर कोई फ्लोट नहीं रहता है. जैसे मानिए कि इधर एक पॉइंट है कि ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू होता है एक मार्च का कुछ 3 तारीख को और 4 तारीख को खत्म, 3rd 4th वीक में खत्म होता है. तो हो सकता है ये ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल एक्टिविटी टाइम इज ओनली 3 days, लेकिन बाकी जो 2 हफ्ता रखा हुआ है इसमें से 10 दिन हो सकता है कि इसका फ्लोट है. तो आप फ्लोट को अलग से कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मॉनिटर द क्रिटिकल एक्टिविटी जहां पर बिल्कुल फ्लोट नहीं है. तो बिल्कुल फ्लोट जहां पर नहीं है उसको अलग कलर से आप गैंट चार्ट में इंडिकेट कर सकते हो. सो दैट इज अबाउट क्रिटिकल पाथ. और हाइपर लिंक कीजिएगा माइक्रो प्लान को, जो मैंने बोला है ऑलरेडी. और कोई भी गैंट चार्ट में ऊपर में आप इधर टॉप राइट में आप इम्पैक्ट एरिया को लिखिएगा कि अगर
कोई डिले होता है अप टू सो मेनी डेज, क्या इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और project execution related impact, customer impact, in terms of order impact, so that everybody knows that beyond this date इसको definitely नहीं करना चाहिए. So say for example beyond 5 days there will be a problem related to testing. Beyond 10 days there will be a problem related to loss of order, and that may amount to something like 5 crores. और float के बारे में मैंने बोला है, float always indicate the float in a Gantt chart. Okay, I think that's all. Thank you very much.